हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्पित अग्रवाल सर हैं, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। वो करेंटली अभी पोस्ट डॉक कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो केमिस्ट्री इनका बैकग्राउंड है। तो आज आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मौका मिलेगा सर के एक्सपीरियंसेस से। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वेरी वेरी वेलकम सर इन योर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। Okay. Thank you, Mother, for inviting me here. सो लेट वी स्टार्ट सर। तो फर्स्टली हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सर की पोस्ट डॉक पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। सो सर, फर्स्टली मेरा क्वेश्चन यही है कि हम टेंथ सेकेंडरी से, सर ने सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन श्री गंगानगर से की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर मेरा यही है कि आपने सब्जेक्ट कैसे चूज करी। तो आज के टाइम पे जैसे मैं जेई नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करें, बायो लें या मैथ लें। तो आपने कैसे सेलेक्ट किया था सर? एक्चुअली टेंथ के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है, बायो ले कि मैथ्स लें, तो हर घर में रहता है। और हमारे टाइम पर तो मेन ब्रांचेस ही डॉक्टर या फिर इंजीनियर था। तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा बायो में रट्टा ज्यादा मारना पड़ता है, जो कि मैथ्स में ऐसा नहीं है, और मैथ्स मेरी थोड़ी अच्छी भी थी। तो वो सब देखते हुए मैंने मैथ्स चूज किया था। तो मैंने सोचा आई थिंक आई शुड गो फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो दैट्स व्हाई आई चोज मैथ्स आफ्टर 10th। ओके ओके। तो सर, आपने कोई कोचिंग की थी जेई की? जेई के रिलेटेड कोई कोचिंग? मैंने कोचिंग कोई भी नहीं की थी, लेकिन मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, वो भी ऑलमोस्ट 1 and 1.5 months। सो ओके बिकॉज ऑफ दैट माय माय प्रिपरेशन वाज नॉट फिनिश। तो इसलिए मेरा जेई मेंस में नहीं हो पाया था। तो ओके ओके। तो देन सर, जैसे बहुत से बच्चों का नहीं हो पाता है, तो 11 12 के बाद सर ने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो सर, केमिस्ट्री की तरफ आपका इंटरेस्ट आपको कैसे पता लगा कि मेरे को बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से ही करनी है? ओके, तो एक्चुअली मेरा एक्चुअल एम था कंप्यूटर साइंस लेने का इन ओके बीएससी आल्सो। So, ओके but for that, cutoff needs to be very high. Cutoff was very high, and my marks was not according to that. ओके So in PCM, my marks was very good in chemistry. So ओके after computer science, I was quite interested in chemistry. That's why I chose chemistry in DU. ओके ओके। तो सर, आपका बीएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनर्स केमिस्ट्री का? So okay, तो BSc मतलब फन भी था, थोड़ा सा मेहनत भी था। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि अगर बीएससी कहीं से करेंगे, तो डीयू मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डीयू में जितना मजा करते हैं उतना ही पढ़ते भी हैं सब साथ में। डीयू से और सबसे अच्छी बात है कि डीयू जो है वो दिल्ली के अंदर पड़ता है, तो दिल्ली में जो है कोचिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको आगे प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत लोग आगे प्रिपरेशन में एसएससी की अगर प्रिपरेशन करोगे तो भी आप बीएससी के साथ साथ कर सकते हो कोचिंग में। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो वो भी बीएससी के साथ कर सकते हो। बहुत लोग क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं, वो भी वहां से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन चूज किया था, वो भी मैंने बीएससी थर्ड ईयर में बीएससी के साथ साथ प्रिपरेशन की थी। तो मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो कैम एकेडमी से की थी, जो कि आजकल वेद प्रेप क्लासेस के नाम से जाना जाता है। यस यस यस। सो हम उस पे ही आ रहे थे कि सर ने सर की 2016 की, हम 13 राइट, 2013 की हम बात करें तो एआईआर। 13 to 16। हाँ, तो 454 रैंक थी ऑल नहीं, इंडिया। 16। हाँ, 2016। 2016 में मैंने जैम दिया था। ओके। तो सर की ऑल इंडिया रैंक 454 थी। तो सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि थोड़ा बहुत ऐसे काफी टाइम हो गया पेपर को दिए हुए, फिर भी आप अभी जैसे जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू जनरेशन है पेपर देने के लिए, उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जेम के लिए? जैम की प्रिपरेशन मुझे जहां तक लगता है वो ना तो टफ है और ना ही इजी है। इट्स क्वाइट मीडियम और एवरेज लेवल। बिकॉज जो मेरी कोचिंग थी वो क्या थी, वीकेंड बैच थी, जो सैटरडे संडे को क्लासेस लगती थी।
तो मेरा ओके। बीएससी थर्ड ईयर में मैं सिर्फ सैटरडे संडे को क्लासेस लेने जाता था। और वो भी मैंने, जो कोचिंग थी हमारी जैन टू फेब हुई थी, जैन टू फेब, ओके, एक साल ओके। की कोचिंग थी। तो उस ओके। जैन टू फेब में जैन टू दिसंबर मैंने पढ़ाई नहीं की एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या है कि कोचिंग वाले पढ़ाते जाते थे, वो समझ आ रहा था मुझे। हाँ हाँ। लेकिन जो मेरी एक्चुअल पढ़ाई शुरू हुई वो पूरी दिसंबर से लेके फेब तक शुरू हुई। दिसंबर से लेके फेब तक जो मैंने पढ़ाई करी, तो जब मैंने इतनी 2 महीने में पढ़ाई करके अगर मैं 454 रैंक ला सकता हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट आराम से 4 महीने पढ़ाई करके टॉप 100 टॉप 200 में रैंक ला सकता है। तो मेरे को लगता है आईआईटी जैम काफी इजी है निकालना, ओके। तो और एक, सबसे अच्छा ऑप्शन भी है अगर यू आर लुकिंग टू गेट अ गुड आईआईटी और एनआईटी। तो जैसे सर ने बताया कि एक नया ऑप्शन है कि जिनका 11 12th में जेई क्रैक नहीं होता है, ठीक है, तो एक नया वे है आईआईटी में जाने का। और अकॉर्डिंग टू जेई ये थोड़ा इजी भी है, ठीक है। जैसे सर ने बताया कि 2 मंथ की प्रिपरेशन में 454 रैंक आ गई थी सर की। तो सर 454 रैंक के साथ सर ने एडमिशन लिया एनआईटी वारंगल में। तो सर ने एमएससी पास आउट है सर एनआईटी वारंगल से। तो सर एमएससी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअल आफ्टर क्लियरिंग आईआईटी जैम, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप ब्रांच कौन सी लें, क्योंकि ब्रांच होती है कहीं पर ऑर्गेनिक, कहीं पर फिजिकल, कहीं पर एनालिटिकल, कहीं पर इनऑर्गेनिक, और कहीं पर जनरल केमिस्ट्री होती है, जहां पर तीनों ब्रांच पढ़ाई जाती है। यस। तो जो मेरी रैंक थी उसके हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट एनआईटी एनआईटी वारंगल ही मिल रहा था। ओके। मतलब एनआईटी त्रिची जो था उस टाइम पर इसमें नहीं था, उसके अलग से टेस्ट देना था। तो एनआईटी वारंगल मुझे सबसे बेस्ट मिल रहा था। अब एनआईटी वारंगल में सिर्फ दो ब्रांच होती हैं, एक ऑर्गेनिक और एक एनालिटिकल। ओके। तो उस टाइम पर मुझे ऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा डर लगता था। मतलब मेरे को तीनों सब्जेक्ट में सबसे टफ ऑर्गेनिक लगता था। तो सबसे पहले मैंने चूज किया एनालिटिकल, और ओके। मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस एनालिटिकल मिल गया एनआईटी वारंगल में। तो एनआईटी वारंगल में जाके मुझे पता लगा कि नहीं नहीं, ऑर्गेनिक ब्रांच थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है, ऑर्गेनिक ब्रांच में, एनालिटिकल में थोड़ा कम स्कोप है। उसके बाद वहां पर 2 3 सीट खाली बच गई थी ऑर्गेनिक की। तो मैंने वहां पर इंटरनल स्विचिंग करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा डर लगता है, बट आगे अगर स्कोप होगा और 2 साल ऑर्गेनिक पढ़ के ऑर्गेनिक सीख ही लेंगे, तो उसकी वजह से मैंने आगे वहां पर जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज किया था। तो कैसा आपके 2 साल कैसे रहे सर वहाँ पे एनआईटी वारंगल में? कुछ आपने नए एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, तो आप शेयर कर सकते हैं सर। देखो, अगर अपना बैच बैच बोलूं, अगर मैं सिर्फ अपने बैच की बात करूं, तो मेरा बैच में सिर्फ, वैसे एनआईटी वारंगल तेलंगाना में है जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, लेकिन यस। मेरे पूरे बैच में सिर्फ एक ही साउथ इंडियन स्टूडेंट था। ओके। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा बैच आईआईटी जैम की तैयारी प्रिपरेशन दिल्ली से करता है, और दिल्ली का ही पूरा बैच उठ के आ गया था वहां पर। तो ओके। ओके। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मेरे को दोस्त अपने 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 तरफ के मिल गए थे, तो बहुत अच्छा टाइम बीता मेरा। उसके साथ साथ वहां पर फैसिलिटीज एंड ओवरऑल जो रिसर्च फैसिलिटीज और पढ़ाई के लिए है, वो माहौल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। और मैं तो जितने भी लोग अगर आईआईटी जैम क्लियर करते हैं जिनको आईआईटी नहीं मिलता है, मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि जो 2 साल होते हैं वो एमएससी के एनआईटी वारंगल में, जो मेरे लिए पर्सनली वो गोल्डन पीरियड रहा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाइज भी बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ के, जैसे आप लोग, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वहाँ के टीचर्स जो हैं उनको हिंदी तो आती नहीं है, तो आप इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश सीखोगे, थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, एक्सपोजर मिलेगा, थोड़ा सा अपने घर से दूर रहोगे तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है वहाँ से। ओके। तो देन एमएससी से हम आगे बढ़ते हैं पीएचडी की तरफ। तो सर ने पीएचडी पास आउट है आईआईटी बॉम्बे से। तो सर पहला तो मेरा क्वेश्चन यही है कि एमएससी से आपका पीएचडी के लिए सोचना कि मेरे को पीएचडी करनी है, तो उस टाइम आपने कैसे थिंक किया, तो आप शेयर करना चाहें? Okay, so initially, I was very sure that I am not going to do PhD. ओके। I was very sure, and I thought of doing some different job. मैंने सोचा था कि पीएचडी तो जिंदगी में नहीं करनी है, कुछ भी करूंगा लेकिन पीएचडी नहीं करूंगा। पहले मैंने ये सोचा हुआ था एमएससी तक। ओके। इसलिए मैंने एमएससी में मेरी 2 प्लेसमेंट्स हुई थी अपने इंस्टीट्यूट से, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में और एक केमिकल इंडस्ट्री में। तो वो दोनों मैंने नहीं ली थी। फिर मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ओके। तो मैंने 6 महीने आकाश में टीचिंग करी।
फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो पीएचडी कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने जेआरएफ का पेपर दिया। यस। जेआरएफ का पेपर दिया तो काफी अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे 6 महीने जो पढ़ाया था मैंने आकाश में, उससे कंसेप्ट भी काफी क्लियर हुए। जेआरएफ का पेपर दिया, फिर मैंने आंसर कीज मिलाई, तब मुझे पता था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक काफी अच्छी आने वाली है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन चालू करी, रिजल्ट्स आने से पहले ही चालू कर दी थी। तो जब रिजल्ट आया तो पता लगा मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 61। उसके बाद मुझे पता था कि कोई ना कोई आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, बट दैट टाइम ओनली आई वाज एमिंग फॉर आईआईटी बॉम्बे, ओके। because it's you as you know it's number one institute in इंस्टीट्यूट। India. So यस। I approached one professor here. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम आके इंटरव्यू दो, और अगर इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा जाता है तो मैं ले लूंगा तुम्हें। तो मैं यहाँ पे आया, मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा भी हुआ, तो उन्होंने मेरे को अपने लैब में ले लिया। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा कि ठीक है रिसर्च क्या होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर आके 4 साल मैंने बिताए हैं। और फिर उसके बाद भी क्या हुआ कि मेरा जेआरएफ चालू होने के बाद अगर आप लोग जानते होगे तो एक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होती है। पीएमआरएफ। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। तो उस टाइम पर जस्ट शुरू हुई थी पीएमआरएफ। तो ओके। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, तो वो पहला इंटरव्यू मेरा फेल हो गया। फिर 6 महीने बाद दोबारा मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर इंटरव्यू दिया, उसमें मेरे को पीएमआरएफ मिली थी। तो अब मेरे को 4.5 ईयर्स के टेन्योर के लिए मुझे पीएमआरएफ भी मिली थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा पीएचडी टेन्योर काफी अच्छा रहा, क्योंकि मेरे को स्टाइपेंड भी काफी अच्छा मिल रहा था पीएचडी में, रिसर्च भी मेरी काफी अच्छी हुई है। ओवरऑल मेरे 7 रिसर्च पेपर्स भी आए हैं, फर्स्ट और रिसर्च पेपर। यस। और आईआईटी में आने के बाद आप लोग देखोगे कि मैंने मैंने अलग अलग आईआईटी में जाकर इंटरव्यू दिए, आईआईटी बेंगलोर में भी गया था मैं इंटरव्यू देने। लेकिन मैंने जितने इंस्टीट्यूट्स में देखा आईआईटी बॉम्बे का रिसर्च एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट है, रिसर्च फैसिलिटी सबसे बेस्ट है। अगर आप कोई रिसर्च आज कर रहे हो और कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, तो उसका आप डाटा आज की आज ले सकते हो बिना स्लॉट बुकिंग वगैरह। बाकी जगह बहुत दिक्कत है, स्लॉट बुक करने पड़ते हैं और कहीं कहीं चार्जेस भी लगते हैं। बट आईआईटी बॉम्बे में हर तरीके की फैसिलिटी है, रिसर्च फैसिलिटी, और हर तरीके से आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ की। ओके। तो जैसे सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आईआईटी बॉम्बे का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। तो सर मेरे पीएचडी के रिलेटेड ही बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक्चुअल जो नॉलेज है ना वो बहुत कम है। ठीक है। मेरे को भी एक्चुअली मेरे टाइम पे नहीं थी कि मैं एमएससी आईआईटी कानपुर पास आउट करके निकला था, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा कि मेरे को पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। तो वो वाली स्टेज से आपने, जैसे सर ने 6 मंथ आकाश में भी पढ़ाया है, तो सर आपका उस टाइम में कैसे थिंकिंग था, आपके दिमाग में कैसे आया कि कोई सराउंडिंग ने आपको पुश किया कि मेरे को रिसर्च में जाना है? तो एनीथिंग, जैसे कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो कैसे सोचे कि उसको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली मेरे टाइम पर क्या था कि मैं बहुत अनश्योर था कि आगे मुझे क्या करना है। ओके। बिल्कुल पक्का भी नहीं था कि आकाश छोड़ के मेरे को रिसर्च में ही जाना है, बट मैं अनश्योर था थोड़ा। बट मेरे फादर जो है वो बीएसएफ में टीचर हैं, उन्हें थोड़ा सा नॉलेज भी अच्छी है इस फील्ड की। तो उन्होंने मुझे बोला था कि रिसर्च में जाओगे तो बेटर रहेगा, रिसर्च में आगे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, रिसर्च में आगे आप टीचिंग भी कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि मेरी जीआरएफ रैंक अच्छी थी। तो ओवरऑल मिला के मैंने पीएचडी का डिसीजन लिया था। लेकिन अगर नॉर्मल किसी स्टूडेंट को पीएचडी का सोचना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर उसको लगता है कि उसका रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी पीएचडी में आए। क्योंकि पीएचडी में मैं देखता हूँ कि 70 to 80% बच्चे वही आते हैं जिनको लगता है कि अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है पीएचडी में चलते हैं, क्योंकि वहां पे स्टाइपेंड मिलता है। एग्जैक्टली। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पीएचडी बच्चे कर रहे हैं पैसे के लिए। और और एक्चुअल बात बोलूं तो मैंने भी पीएचडी कंप्लीट करी है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिल रहा था। तो हो सकता है अगर मुझे पीएमआरएफ ना मिलती होती तो मैंने बहुत बार बीच में छोड़ने का सोचा था पीएचडी, क्योंकि पीएचडी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो ये एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी बन जाती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको झेलना पीएचडी को, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में, तो देयर आर लॉट मोर ऑप्शंस, बिकॉज एमएससी के बाद भी स्टूडेंट यूपीएससी के लिए भी जाते हैं। यूपीएससी का जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, उसके लिए भी जाते हैं। यस। गेट के लिए जाते हैं। गेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गेट अगर बहुत अच्छा रैंक ला रहे हो आप, तो आपको डीआरडीओ के साइंटिस्ट की जॉब मिल सकती है। अगर आप गेट में अच्छी रैंक ला रहे हो तो ओएनजीसी में मिल सकती है, बार्क में मिल सकती है।
आपको नालको में मिल सकती है। देयर आर लॉट पीएसयूज इन केमिस्ट्री। आपको एमपीपीजीसीएल का रिटर्न होता है, उसमें भी आपको असिस्टेंट केमिस्ट की जगह मिलती है। तो आज काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर 4-5 साल पीएचडी में वेस्ट नहीं करना चाहते तो 4-5 साल आपको देने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या है, 1 या 2 साल मैक्सिमम तैयारी करनी है अच्छे से, और आप इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में ले लोगे। तो पीएचडी करना कोई ना तो कंपलसरी है ना कुछ है, बट मैं मानता हूँ कि अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पीएचडी बिल्कुल भी मत करो। ओके, तो ये जैसे सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पीएचडी नहीं करनी चाहिए, और अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे सर ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी का नाम लिया आफ्टर एमएससी। ठीक है, और सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जैसे सर ने पोस्ट डॉक भी कर रखी है, उसमें हम आएंगे थोड़ी देर बाद। तो सर क्या उसके स्कोप है कि जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज करी थी एनआईटी वारंगल में, तो उसके बाद आपको क्या इसमें स्कोप क्या क्या है जो न्यू जनरेशन आ रही है कि उनको क्लियरिटी मिल सके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे फील्ड्स में हम जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोप तो है टीचिंग में, क्योंकि टीचिंग में कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह निकलती रहती है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी, लेक्चरर्स की भी। ठीक है, और उसी की वजह से मोस्टली लोग पीएचडी करते हैं। वरना तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में किसी को नहीं जाना है तो पीएचडी की जरूरत भी नहीं है आगे। ठीक है। हम्म। उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप है, क्योंकि क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली हम सिंथेसिस करते हैं ड्रग्स वगैरह का और किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, जो कि आगे बायोलॉजिकली यूज होता है, मेडिसिनली यूज होता है। तो आपको मेडिसिनल इंडस्ट्रीज ले सकती हैं। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ले सकती हैं। किसी भी इंडस्ट्री के आर एंड डी डिपार्टमेंट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट लिया जा सकता है, साइंटिस्ट लिया जा सकता है, रिसर्च एसोसिएट लिया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा ऑप्शन है आगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको मैंने एनालिटिकल से ऑर्गेनिक में स्विच किया था एनआईटी वारंगल में। यस, यस। सो सर ने तो तो मेरे 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 ख्याल से अगर अगर आप केमिस्ट्री के तीनों या चार ब्रांच होती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, तो चार ब्रांचेस में सबसे ज्यादा स्कोप ऑर्गेनिक में है, अगर आप इंडस्ट्रीज वगैरह सब काउंट करोगे। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्कोप मैं मानता हूँ पर्सनली एनालिटिकल में है, क्योंकि एनालिटिकल में पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट आता है, यस, और यस। इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है अभी। सो जैसे सर ने बहुत सारे स्कोप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दिए हैं, और इस ट्रू की ऑल अदर केमिस्ट्री की अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है। फार्मास्यूटिकल चीजें बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप्स रहते हैं, मेडिकल लाइन में स्कोप्स रहते हैं। सर जैसे सर से अभी पेपर की बात हुई थी सीएसआईआर नेट के, तो ऑल इंडिया सर की रैंक 61 रही है। तो सर उस पेपर के बारे में कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे आपकी प्रिपरेशन से? ओके, तो सबसे पहले तो मैं जेआरएफ में जब भी मैं प्रिपेयर करके गया, मेरा जो 61 रैंक आया वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट में आया था। ओके। मैंने 2 अटेम्प्ट और दिए थे, जिसमें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 19 मार्क्स, 90, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 103 मार्क्स थे। और जब 103.5 कट ऑफ गई थी तो 0.5 नंबर से रह गया था मेरा तो। फिर उसके बाद थर्ड में, और मैंने जितनी बार भी मैंने प्रिपरेशन करी उसमें मैं दो ही ब्रांच प्रिपेयर करके जाता हूँ। मेरे फिजिकल थोड़ी सी वीक है तो मैं फिजिकल मोस्टली पूरी की पूरी स्किप कर देता हूँ। ओके। फिजिकल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक मोस्टली करके जाता हूँ, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा पूरी फिजिकल स्किप कर देता हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा चॉइस मिलती है यस, सीएसआईआर के एग्जाम में। यस। आपको सीएसआईआर के एग्जाम में ऑप्शन, अगर अगर आप सेक्शन सेक्शन ए छोड़ दो, क्योंकि सेक्शन ए में पूरा मैथ्स वगैरह रहता है, सेक्शन बी से चालू करेंगे तो सेक्शन बी में आपको 45 में से शायद 30 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, तो आपको क्या है कि आप इजीली आप 15 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, और वो 15 क्वेश्चन हो सकता है फिजिकल के ही निकल आए। आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करो पूरा। सेक्शन सी में सेक्शन सी में भी ऐसा ही कुछ रहता है कि 45, सॉरी 40 या 45 में से 20 क्वेश्चन करने होते हैं, ट्वेंटी ऐसा कुछ ट्वेंटी होता है। क्वेश्चन, यस, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि 25 हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का सेक्शन सी आता है। तो उसमें भी आप, अगर मैंने जितना देखा कि फिजिकल स्किप करके मेरा बहुत अच्छा काम चल गया था, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, कट ऑफ से भी 7-8 नंबर ज्यादा थे मेरे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और आप अगर एनालाइज करोगे कम से कम पिछले 10 साल के सीएसआईआर के एग्जाम, तो आपको 100% कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कॉमन है, जो हर साल आते कॉमन ही है। हैं। यस। जैसे आपको ऑर्गेनोमेट्रिक्स में बोरेन्स निकालने का, अरेक्नो,
वो हर साल 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही है, और मैंने पर्टिकुलरली कर लिया था कि ये क्वेश्चन करना ही है और ये गलत नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट ग्रुप्स के क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। कुछ पॉलीमर्स के क्वेश्चन है। पॉलीमर्स तो पूरी थ्योरी ही एक पेज की है बस, अगर उस एक पेज को आप रट लोगे तो 6 नंबर पॉलीमर में लगभग फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको एनालाइज करना है कि आप टोटल सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन है जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है एग्जाम में, आपको सबसे पहले वो पोर्शन करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना है और कुछ अच्छी, बहुत ही अच्छी रैंक आप टारगेट कर रहे हो, तो उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। मैंने बहुत अच्छा रैंक टारगेट नहीं किया था, मैंने किया था कि बस जेआरएफ क्लियर होना चाहिए मेरे। तो मैंने बस स्मार्ट वर्क किया था, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल स्किप किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके गया था बस। उसके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरा ध्यान दिया था। ओके ओके। तो जैसे सर ने बताया स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हमेशा हमारी मेरी वीडियो में बोलता ही हूँ, हमारा जिससे कन्वर्सेशन होती है, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एग्जाम में। तो उससे आइडिया लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीएचडी में आपने जैसे एंट्रेंस लिया, तो वो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? आप उस इंटरव्यू के बारे में, जैसे आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यूज दिए हैं, तो कुछ कॉमन चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए एक स्टूडेंट को जब वो पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना चाह रहा है। देखो, कॉमन चीज, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू में हमेशा ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलरली किसी एक ब्रांच के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि आपको यस। रिसर्च करनी है किसी एक ब्रांच में, केमिस्ट्री के। यस। तो जब भी किसी ब्रांच के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो इंटरव्यूअर्स ही आपसे पूछते हैं कि आपको अपने ब्रांच में किस टॉपिक में सबसे ज्यादा नॉलेज है। मोस्टली जगह पूछते हैं सीधा। तो आपको अपने जो ब्रांच है उसमें से पर्टिकुलरली 2-3 टॉपिक उठाने हैं, उन टॉपिक को बहुत अच्छा तैयार करना है, ताकि अगर इंटरव्यूअर्स आपसे अगर पूछे उनमें से क्वेश्चन, तो उनमें से आप कुछ भी स्किप ना कर पाओ। आपको हर चीज तैयार होनी चाहिए 2-3 टॉपिक से। पूरा ब्रांच तैयार करने का जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 टॉपिक अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि अब 2-3 टॉपिक के अलावा आपसे कुछ और पूछ लिया तो वो आपका बैड लक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में तो। लेकिन हाँ, मोस्टली जगह क्या होता है, वो आपसे ही पूछते हैं आपको क्या आता है, और उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको सब कुछ आता है जो आपके टॉपिक में आपने बोला इंटरव्यू में जाके, तो आपका इंटरव्यू 100% अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो सर ऐसा कुछ रहता है कि जैसे इंटरव्यू का कि सारे क्वेश्चंस हमको आने चाहिए उस टाइम पे, कैसा दिमाग में रखना चाहिए कि हमें हर क्वेश्चन का तो आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि हमको तो पता नहीं है इंटरव्यू कैसे होने वाला है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? उस टाइम पे कैसे आंसर देना चाहिए? कुछ आप अपने एक्सपीरियंस से बता सको। मेरा आईआईटी बॉम्बे में जब मैं आया था, तो आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू मेरा बहुत एवरेज हुआ था, बहुत अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन क्या है कि जितने क्वेश्चन आप दोगे वो क्वेश्चन सही होने चाहिए, और जितने क्वेश्चन आप नहीं दे पा रहे हो उनका गलत सलत आंसर मत बताओ उनको। अगर नहीं आ रहा है आपको तो बोल दो सीधा, मुझे नहीं आता सर, या फिर मैं भूल गया हूँ, मैं रिवाइज कर सकता हूँ, बाद में करूंगा, ऐसे करके। अगर आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आप सीधा बोल दो कि ये मुझे नहीं आता है सर, या मैं भूल गया बस। आप ऐसा मत करो कि जबरदस्ती उसे घुमा रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को पता लग जाता है। उनको वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं, उनको पता है कि सही आंसर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा है। तो आप उनको नहीं घुमा सकते। आप कुछ भी अगर थोड़ा भी गलत बोलोगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि उसको नहीं आता है। इससे बेटर है आप तुम पहले ही अगर बोल दोगे अगर मुझे नहीं आता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सही बताओगे, उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे। और अगर आप एक ही गलत क्वेश्चन को फिराते जाओगे, तो आपका इंटरव्यू टाइम बढ़ता जाएगा उसके, और आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाएगा एक खराब क्वेश्चन की वजह से। तो मैं मानता हूँ कि जित आप एवरेज है भले इंटरव्यू, लेकिन जितने क्वेश्चन बता रहे हो उतने सटीक क्वेश्चन बताओ, एकदम करेक्ट बताओ। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका 100% इंटरव्यू बहुत तगड़ा ही होना चाहिए। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि पीएचडी का कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। किसी की पीएचडी 5 ईयर्स में भी कंप्लीट हो जाती है, किसी की पीएचडी 6 ईयर्स में भी होती है, किसी की 8 to 10 ईयर्स भी ले लेती है। तो जैसे फर्स्टली तो क्वेश्चन यही है कि आपकी पीएचडी कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो गई थी सर? मेरी पीएचडी 4 इयर्स में कंप्लीट हुई है, जो कि सही में यहाँ पर बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में मोस्टली 5.5 ईयर से कम में किसी को भी पीएचडी नहीं मिलती है। मेरी किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि जस्ट आफ्टर 4 इयर्स माय प्रोफेसर वाज रिटायर्ड। ओके। सो ड्यू टू हिज रिटायरमेंट आई गॉट पीएचडी वेरी फास्ट।
सो वो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा लग था, क्योंकि अगर वो रिटायर नहीं होते तो मैं अभी भी पीएचडी कर रहा होता यहीं से। तो इसलिए मेरी पीएचडी जल्दी हो गई है। बाकी मेरा बैच में जितने भी मेरे बैचमेट्स थे सबकी पीएचडी अभी भी चल रही है मेरे साथ ही यहीं पर आईआईटी बॉम्बे में। ओके ओके। तो मे बी आपके केस में लक थोड़ा सा फैक्टर था, नहीं तो एवरेज 5 to 6 years तो होने ही लगते ही हैं पीएचडी में, आई थिंक। एवरेज एवरेज मतलब 5 तो कम ही बोल दिया, एवरेज 5.5 मान लो। क्योंकि कुछ कुछ लोग 5.5 से कम मोस्टली कोई नहीं देता डिग्री आईआईटीज में जनरली। और यहाँ पर कुछ कुछ लैब्स ऐसी भी हैं जो 7 इयर्स में भी डिग्री दे रही हैं। अभी हमारे एक सीनियर है वो 9 इयर्स में भी डिग्री लेके निकले हैं। तो टेन्योर तो फिक्स नहीं होता है सही में। टेन्योर आपके ऊपर है कि आप पीएचडी में कितना काम कर रहे हो और कितने रिजल्ट्स दिखा रहे हो अपने प्रोफेसर को। तो वो सब आपके हाथ में है, आप कितना यहाँ पे वर्क कर रहे हो। तो भैया जैसे सर पीएचडी के लिए एटलीस्ट कितने पेपर फर्स्ट उतर के होने चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है पीएचडी कंप्लीशन का? ये ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आपके एक भी पेपर नहीं है तब भी आप पीएचडी की डिग्री ले सकते हो। लेकिन ओके किसी किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स पीएचडी कर रहे हैं, तो कहीं पर उन्होंने रूल बनाया हुआ है, कहीं पर एक पेपर का रूल बनाया हुआ है, कहीं पर 2 पेपर का रूल बनाया हुआ है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर आपके पेपर नहीं है तो आप डिग्री ले सकते ओके ओके। तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, राइट? हो। हाँ, ये इनके खुद के इंस्टीट्यूट लेवल के रूल्स होते हैं। ये सब पे डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हो। तो पीएचडी के भैया अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स, जैसे उसकी अच्छाइयाँ क्या है कि जैसे आफ्टर पीएचडी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हम सुनते हैं, और कोई ऑप्शंस आप बता सको जो स्टूडेंट्स को मोटिव कर सके पीएचडी के लिए, और कुछ ऐसी चीजें जो डार्क लाइफ वो होती है पीएचडी की, वो पॉइंट्स आप शेयर कर सकें। देखो, अच्छाइयाँ तो थोड़े से ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है तो वहां पर पीएचडी मांगते हैं। यस। तो वो आपके पास ऑप्शन खुल जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो जो रिटर्न होता है वो देकर आप, अगर नेट क्लियर है तो रिटर्न देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। वरना बहुत सारी वैकेंसी आती है जहाँ पे रिटर्न नहीं होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन वहां पर पीएचडी कंपलसरी होती है। तो वहां पर आप बिना रिटर्न के डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो। आप पोस्ट डॉक करने फॉरेन जा सकते हो, जॉब फॉरेन में कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो पीएचडी के बाद आपको ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स ज्यादा पैकेज मिलेगा एमएससी से। अगर आप एमएससी के बाद फार्मा में जाओगे तो आपको 5 to 6 लाख मिलेगा। अगर आप पीएचडी के बाद जाओगे तो 10 to 12 लाख मिलेगा। तो वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। और डीमेरिट्स अगर इसके बताएं तो मुझे पर्सनली लगता है कि डीमेरिट थोड़े से ज्यादा है उसके। डीमेरिट्स देखा जाए तो टाइम टेकिंग, बहुत बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है पीएचडी। अगर आप स्पेशली किसी आईआईटी से कर रहे हो या एनआईटी से या आईसर से कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है। और स्पेशली आईआईएससी बेंगलोर में तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। वहां तो एवरेज 7 इयर्स ले लेते हैं केमिस्ट्री में पीएचडी देने में। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। कभी कभार आपको लगेगा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, 4 साल के पीएचडी टेन्योर में कम से कम मैंने 4 से 10 बार 4 से 10 बार घर पे पूछा होगा पीएचडी छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा, वरना मैं कभी भी रेडी था पीएचडी छोड़ने को। वो थोड़ा सा बीच बीच में क्या है कि आप रिसर्च कर रहे हो जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड जाता है। तो यस। हिट एंड ट्रायल जो है वो फेल भी होता है, कभी कभार सक्सेस भी जाता है। लेकिन जब फेल होता है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जब आपकी रिसर्च फेल जाती है जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपको खुद का तो प्रेशर होता ही है क्योंकि आपका पीएचडी का टेन्योर बढ़ रहा है। लेकिन यस। प्रोफेसर का भी प्रेशर आता है, क्योंकि प्रोफेसर जो है उसको चाहिए सिर्फ सक्सेस। और तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई भी लैब चूज कर रहे हो तो एडवांस में ये पता करना है कि वहाँ का प्रोफेसर कैसा है जो लैब आप चूज करने वाले हो। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा बहुत लोगों ने कि सुसाइड केसेस हाँ। पीएचडी में यस। बहुत बढ़ रहे हैं। यस। वो यस। सुसाइड केसेस मोस्टली होते हैं सुपरवाइजर के प्रेशर की वजह से। सुपरवाइजर के प्रेशर की वजह से वो होते हैं। और मेरा सुपरवाइजर बहुत ही चिल था, तब भी मैंने कई बार पीएचडी छोड़ने का सोचा। सोचो, मेरा बहुत ही चिल, कभी नहीं डांटा, कभी कोई प्रेशर नहीं मेरे सुपरवाइजर की वजह से। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे सुपरवाइजर हैं जो बहुत ही प्रेशर डालते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनके लैब में रात को 10 से लेके 2 बजे तक भी काम करना पड़ता है। जो दिन में 2 2 3 3 बार लैब आते हैं, देखते हैं कि तुम्हारी अटेंडेंस होनी चाहिए दिन में 2 बार लैब में। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं
जो अगर तुम टाइम पर अटेंडेंस नहीं लगवा रहे तो फेलोशिप भी कटवा देते हैं। मेरे एक दोस्त की 15,000 फेलोशिप कटवाई है उसके प्रोफेसर ने, क्योंकि वो टाइम पर लैब में नहीं है। तो अगर आप किसी भी लैब में जा रहे हो तो ये पहले पता करना है कि वो प्रोफेसर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। क्योंकि मैं मानता हूँ रिसर्च भले ही हो सकता है स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है उसमें रिसर्च बहुत अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन रिसर्च के साथ साथ तुम्हारी सोशल लाइफ भी मायने रखती है। यस। ऐसी रिसर्च किसी काम की नहीं मानता मैं जिसमें सोशल लाइफ तुम्हारी खत्म हो जाए। तो तुम बैलेंस करके चलो। सुपरवाइजर तुम्हारा थोड़ा ठीक होगा तो तुम्हारी रिसर्च भले ही थोड़ी सी कम चलेगी पर सोशल लाइफ अच्छी जाएगी, आसानी से पीएचडी हो जाएगी। तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेनली प्रोफेसर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख के हमको चूज करना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम बहुत कम बच गया है। प्रोफेसर। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है भैया कि जैसे आपने पीएचडी से पोस्ट डॉक आप आईआईटी बॉम्बे से अभी कर रहे हो राइट नाउ, तो पीएचडी से पोस्ट डॉक के लिए क्या कोई इंटरव्यू होता है या फिर हम डायरेक्ट पोस्ट डॉक कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट से? हाँ, तो पीएचडी के बाद अगर आप पोस्ट डॉक में अप्लाई कर रहे हो, हर जगह पोस्ट डॉक में इंटरव्यू होता है। सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में जहां से तुमने पीएचडी करी है वहां पर इंस्टीट्यूट इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है आपको। ओके। तो यहाँ पर मेरा डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है पोस्ट डॉक में। और लेकिन एक डीमेरिट है इसका कि जहां से आपने पीएचडी करी है, मोस्टली इंस्टीट्यूट में तो वहां पर पोस्ट डॉक करना अलाउड नहीं रहता अगले 3 साल तक। अगर आपने 2014 में पीएचडी की डिग्री ली है तो आपको 2017 तक उस इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक करना अलाउड नहीं होता। वो मोस्टली जगह ये रूल बनाए हुए हैं। हमारे ओके। इंस्टीट्यूट में क्या है कि अगर आपने पीएचडी की डिग्री यहाँ से ली है तो आपको 6 महीने के लिए पोस्ट डॉक करना अलाउ करते हैं, फिर 6 महीने के बाद यहाँ से भी नहीं करते अलाउ। तो वो मेरे यहाँ से 6 महीने टेन्योर होने के बाद मुझे कहीं और अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरनल पीएचडी वालों को पोस्ट डॉक्स अलाउड नहीं होती है सेम इंस्टीट्यूट में। लेकिन बाहर से आके लोग 2 से 3 साल तक पोस्ट डॉक कर सकते हैं उन्हें इंटरव्यू देके। तो वो इजी प्रोसेस है, वो इतना टफ नहीं है। क्योंकि वो आपको अगर पोस्ट डॉक करनी है तो आप डायरेक्टली किसी सुपरवाइजर को मेल करो, क्योंकि उसके लिए अलग से वैकेंसीज के वेट करने की जरूरत नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर सुपरवाइजर के पास फंड है, वैकेंसी है लैब में, वो डायरेक्ट आपको मेल करके इंटरव्यू सेट करेगा। इंटरव्यू करने के बाद अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। ओके, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रोसेस है। बाकी सेम इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं, जैसे भैया हाँ। कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से ही अभी पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कन्वर्सेशन का बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही भैया के साथ। कि जैसे आपने बोला कि सुसाइड केसेस हो रहे हैं, ठीक है, और वो कोटा में भी हो रहे हैं कुछ केसेस, वो प्रेशर की वजह से चीजें हो रही हैं। तो आप तक आपने अपनी जर्नी में जब भी ऐसी कोई फेज आया होगा, तो उस फेज से निकलने के लिए आपने उस टाइम क्या किया है और आप क्या कहना चाहते हो न्यू जनरेशन को? देखो मेरी जर्नी में मैं अगर सच बताऊं तो ये ऐसा फेज कभी भी नहीं आया है। क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मेरे साथ हमेशा दोस्त रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ कभी तो मैं कार्ड खेलता था, कभी बैडमिंटन खेलता था, कभी घूमने जाता था। तो मेरी जिंदगी हमेशा जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ लैब में या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ। अगर थोड़ा सा खाली बैठा हूँ, दोस्त भी नहीं है, तो सीरीज देख लेता हूँ। आप अपने आप को बिजी रखो। जो इंसान काम भी नहीं कर रहा है और खाली बैठा है, दिमाग में टेंशन ही आती है कि नहीं मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, आप अपने आप को बिजी रखो। आप दोस्तों के साथ रहो, हैंग आउट करो, घूमने जाओ, मूवीज देखो। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको काम करना है तो दिन रात काम ही करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, अपने लिए हर कोई टाइम निकाल सकता है। ठीक है। तो अगर आपको बर्डन से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, अगर आपको प्रोफेसर ऐसा मिल भी गया जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो आप लैब के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंजॉय करो, लाइफ को दूसरे नजरिए से देखो। मतलब आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों के यस, साथ यस, थोड़ा सा यस। चिल करो, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि जैसे मैं अभी क्या है कि किसी किसी दोस्त के साथ अगर घूम रहा हूँ तो हम फोन करके दूसरे दोस्तों को भी बोलते हैं कि तुम भी आ जाओ। तो वो लोग टेंशन में रहते हैं कि नहीं नहीं मेरे प्रोफेसर डांटेंगे, हमें वो काम करना है। इतना टाइम तो हर किसी को निकालना पड़ता है। अपने लिए टाइम अगर नहीं निकालोगे तो फिर टेंशन रहेगी, फिर हमेशा वही दिमाग में डिप्रेशन रहेगा। अपने लिए टाइम निकालो। स्पोर्ट्स खेलो, कोई ना कोई स्पोर्ट जो तुम्हें कुछ तो पसंद होगा, कोई इवेंट पसंद होगा। अगर तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, तो इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ड्रामा ड्रामा सोसाइटी होती है यहाँ पर, अलग अलग क्लब्स हैं। एनएसएस क्लब है, एनसीसी क्लब है। तो आप कोई भी क्लब ज्वाइन कर लो, जो आपको पसंद है वो कर लो, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी आप साथ में करते रहो रिसर्च की, अगर ये आप तो डिप्रेशन में नहीं जाना को चाहते हो या टेंशन नहीं लेना चाहते। अपने आप को बिजी रखो एक्चुअली में। सो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही।
हमारी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मीटिंग एंड। ओके, बाय मधुर।